अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारा जावा कोर्स का पहला वीडियो होगा और इसमें हम पढ़ेंगे कि जावा है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है और जावा बनाया क्यों गया था, और साथ ही साथ जावा के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम अपने अगली वीडियो में जावा के वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें जी, आज का वीडियो शुरू करते हैं फिर। तो जी दोस्तों, बात करते हैं जावा के बारे में। जावा इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस का ये मुराद है कि जावा किसी स्पेसिफिक काम के लिए नहीं है। आप जावा से बहुत सारे काम करवा सकते हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो या ऐप डेवलपमेंट। इस तरह के बहुत सारे काम जावा से हम कर सकते हैं, और इसी वजह से जावा को हम कहते हैं कि वो स्पेसिफिक नहीं है बल्कि वो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बात आ जाती है क्लास बेस्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। तो इसका मतलब ये है कि जावा एक प्योरली ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आप ये कहेंगे कि यार अलियन भाई, ये ऊप्स लैंग्वेज क्या है? तो ऊप्स कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं, बल्कि ऊप्स एक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग करने का, जो कि रियल वर्ल्ड के फिनोमिना से बनाया गया और उस जिसमें हम क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ काम किया करते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा जावा की हिस्ट्री की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं जिम गोसलिंग के बारे में, जो कि डॉक्टर जावा कहलाते हैं। उन्होंने 1991 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया ओक के नाम से, इंटरेक्टिव टेलीविजन के लिए। बदकिस्मती से वो तब कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि तब के जो डिजिटल केबल सिस्टम था वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं दे रहा था नई टेक्नोलॉजी और एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग को। मगर इस बावजूद भी इस पे काम होता रहा और फाइनली 1995 में सन माइक्रो सिस्टम्स के अंडर में एक प्रोजेक्ट रिलीज़ हुआ जिसको हम जावा कहते हैं, और ये वही प्रोजेक्ट था जो कि जेम्स गोसलिन ने 1991 में शुरू किया था। यूँ तो जावा इतनी बड़ी कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका पहले, मगर 1998 में जब जावा 2 रिलीज़ हुआ, जो कि बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट दे रहा था और नए मेथड्स और फंक्शन इसमें इंक्लूड आ रहे थे, तो इसने सॉफ्टवेयर जो मार्केट थी उसको ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और बहुत सारी कंपनीज, वेब डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स, जो वेब ब्राउज़र हैं, इन्होंने जावा को एडोप्ट करना शुरू कर, जावा का इस्तेमाल करना शुरू किया। जावा कुछ यूनिक फीचर्स के साथ आ रहा था, जैसे कि हमारे पास प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इससे मुराद ये है कि जावा बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म से मुराद ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमारे पास विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैक ओएस, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन पे डिपेंड नहीं करता। और ये क्यों नहीं करता, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और वीडियो के आखिर में पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं फेयरली सिक्योर पे। फेयरली सिक्योर मैंने इसलिए लिखा कि क्योंकि तब के जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हुआ करते थे उनसे जावा थोड़ा ज़्यादा सिक्योर हुआ करता था तब के वक्त, और बहुत सारे ऐसे तरीके दे रहा था हमें जिससे हम अपना डेटा छुपा सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं। और ये सब जावा के सिक्योरिटी सेटअप की वजह से था, जिसका एक मेन कंपोनेंट था नेटवर्क एंड फाइल एक्सेस रिस्ट्रिक्शन, जिसके इस्तेमाल से आप अपने नेटवर्क को रिस्ट्रिक्ट कर सकते, आप अपने फाइल एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे कि दूसरा बंदा उसको एक्सेस ना कर पाए, आपके नेटवर्क को दूसरा बंदा एक्सेस ना कर पाए। और सिक्योरिटी भी उन कंपोनेंट्स में शामिल है जिनकी वजह से जावा तब प्रेफर किया जा रहा था उस वक्त, और आज भी प्रेफर किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जावा को क्यों बनाया गया था, और आज हम अगर उसका इस्तेमाल करें तो क्यों करें। जावा को बनाते वक्त कुछ प्राइमरी गोल्स रखी गई थी, उनको मैंने पॉइंट आउट किया है, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले, इट मस्ट बी सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फैमिली। इसका मतलब ये है कि जावा को सिंपल होना चाहिए, जो बंदा कोडिंग कर रहा है उसे समझ आनी चाहिए, और जो बंदा उसकी कोडिंग को देख रहा है उसे समझ आनी चाहिए। और ऐसा कोई मसला हो ना जब बंदा लिख रहा हो या जब बंदा देख रहा हो उस कोड को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फैमिली है। जावा को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो या उसी की तरह उस जैसा हो, उसके करीब मिलता जुलता हो। कोशिश उन्होंने ये की है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स कॉन्सेप्ट को वो फॉलो कर रहा हो। अब जो दूसरा पॉइंट है वो जावा में बहुत अहमियत का हामिल है। इट मस्ट बी रोबस्ट एंड सिक्योर। रोबस्ट से मुराद ये कि वो मजबूत हो, उसमें कोई सिक्योरिटी फ्लॉ हो ही ना। और जावा की हर वक्त ये कोशिश रहती है कि वो अपने प्रोग्रामर को ऐसे वसाइल दे कि वो अपने प्रोग्राम को सिक्योर बना सके, वो सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ ना हो। थर्ड पॉइंट जो कि जावा को बनाते वक्त फोकस रखा गया और बहुत बड़ा जरिया बना जावा को पॉपुलैरिटी देने में, इट मस्ट बी आर्किटेक्चर न्यूट्रल एंड पोर्टेबल। इससे मुराद ये है कि जावा कभी आर्किटेक्चर पे डिपेंड नहीं करता, वो न्यूट्रल है। आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि आप जो सिस्टम चला रहे हैं उसमें जो हार्डवेयर सिस्टम है उसकी आर्किटेक्चर, जैसे हमारी सीपीयू होती है, चाहे आर्किटेक्चर उसकी जो भी हो, मगर जावा का जो भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम उस पर रन हो सकता है। और इसी की वजह से जावा का जो स्लोगन है वो है राइट वंस रन एनीवेयर, जिसको हम वोरा कहते हैं। आप जावा के कोड को एक बार लिख के कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी आर्किटेक्चर पे चला सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इट मस्ट एग्जीक्यूट विद हाई परफॉर्मेंस। यूँ तो जब जावा बनाया गया तब वो इतना फास्ट था नहीं। दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे हमारे पास सी और सी प्लस प्लस है, वो काफ़ी स्पीड हुआ करते थे जावा के मुकाबले में।
इसकी एक वजह ये है कि जावा का जो तब का इंटरप्रेटर हुआ करता था वो एक टाइम पे एक ही बाइट कोड को इंटरप्रेट कर रहा था और उसके एग्जीक्यूट होने तक वो वेट करता और जो ही वो एग्जीक्यूट हो जाता तब वो अगले कोड पे चला जाता और इस तरह से जावा को एग्जीक्यूट होने में काफ़ी टाइम लगा हुआ करता था। मगर अब के जो नए वर्जन आए हैं जावा के उनमें जो जेवीएम है उनके इंटरप्रेटर ऐसा हरगिज़ नहीं करते जैसे पहले वाले किया करते थे। अब के जो इंटरप्रेटर है वो जो ही एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है जावा की वो पैरेलली एक ही टाइम पे बहुत सारे बाइट कोड को वो मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं और जावा की एग्जीक्यूशन काफ़ी स्मूथ हुआ करती है। अगला जो पॉइंट है वो है इट मस्ट बी थ्रेडेड एंड डायनामिक। थ्रेडेड से ये मुराद है कि जावा में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रोग्राम्स को रन कर सके, एक टाइम पे बहुत सारे काम वो कर सके। इनके बारे में हम थ्रेडिंग में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जावा क्यों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है और किसकी वजह से वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो जी दोस्तों, जावा के 3 अहम पार्ट हैं। पहला जेवीएम, दूसरा जेआरई और एक जेडीके। जेवीएम ही वो पार्ट है जिसकी वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है। जेवीएम जिसको हम जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जो कि जावा के बाइट कोड को चेंज कर देता है मशीन लैंग्वेज में। तो ये सब होता कैसे उसको हम ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपने जावा का कोड लिखते हैं किसी भी एडिटर में और उसे सेव कर देते हैं अपने सेकेंडरी डिस्क या कहीं पर भी। अब हम उसे करेंगे कंपाइल। जावा का जो कंपाइलर है वो उसे चेंज कर देगा बाइट कोड में और वो एक नई फाइल बनाएगा डॉट क्लास के एक्सटेंशन के साथ जिसमें हमारा बाइट कोड पड़ा होगा। और अब जब हम कर चुके हैं कंपाइलेशन हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट और शुरू हो जाता है जेवीएम का काम। जावा वर्चुअल मशीन नाम से ही जाहिर होता है कि ये वर्चुअली रन होता है और इसका किसी भी हार्डवेयर के साथ कोई लिंकेज नहीं होता और अपने लिए वर्चुअल एक मेमोरी बनाता है जिसमें हमारे जो डॉट क्लास के जितने भी फाइल्स हैं उनको उसमें लोड कर देता है। इसके बाद जेवीएम में एक दूसरा सॉफ्टवेयर रन हो जाता है जिसका नाम है बाइट कोड वेरीफायर, जो कि हमारे बाइट कोड को एग्जामिन करता है और चेक करता है, मेक श्योर करता है कि वो वैलिड है कि नहीं है और वो कहीं जावा के सिक्योरिटी को वायलेट तो नहीं कर रहा। और इसी वेरिफिकेशन के बाद हमारा जो जेवीएम है वो आखिरकार हमारे बाइट कोड को चेंज कर देता है मशीन लैंग्वेज में। इसके बाद काम शुरू हो जाता है जेआरई का, जो कि हमारे जावा के प्रोग्राम को कर देता है एग्जीक्यूट, इस बार फिजिकली नॉट वर्चुअली। तो ये वो तरीका था जिसकी मदद से जावा हो जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और आप जावा के किसी भी प्रोग्राम को जो कि पहले कंपाइल हो चुका है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है वो हो जाता है एंड और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ जावा एंड सेटिंग अप द इन्वायरमेंट और साथ ही साथ जावा के कुछ वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।